अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN लाइव के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फरहाद। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफे का फैसला। सऊदी प्रिंस सलमान रवां साल के अवाखिर में करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अहम तिजारती मुआहदे। वजीर कॉमर्स ने कहा अब पाकिस्तान करे मुस्बत पहल। आलमी धमकियों को नजरअंदाज करके ईरान ने की जोहरी ताकत की नुमाइश। नए न्यूक्लियर रिएक्टर में की फ्यूल रॉड्स की लोडिंग। और क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद करने इसराइल की एक और शर्मंगेज हरकत। मस्जिद के अतराफ खुदाई में कीमियाई मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। अब खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा AK एंटोनी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन में इजाफे का फैसला किया है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन पर एक मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला किया है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को एक बेहतर शक्ल दी जा सके और इन्हें आगे बढ़ाया जा सके। मुश्तरका कमेटी कायम करने का मकसद दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ बहरीन में समुद्री कज़ाकों से मुकाबले में ताउन के लिए रास्ते तलाश करना भी है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा AK एंटोनी और इनके सऊदी हमनसब शहजादा सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद के दरमियान हुई एक मीटिंग में दोनों फरीकों ने बहरीन में इलाके में बढ़ रही समुद्री डकैती के वाक़यात पर तशवीश जाहिर की। इजलास में दोनों ममालिक ने समुद्री डकैतों से मुकाबले की समत में अमली ताउन का रास्ता और बहरीन बहरी सेमिनार में शाही सऊदी ने बहरिया के सरगर्म किरदार का रास्ता तलाश करने पर गौर व किया। वजारत दिफा के तर्जुमान सतानशु कार ने बताया कि वफद सतही की बातचीत में हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन पर एक मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला किया ताकि दोनों ममालिक के रिश्तों का ढांचा बेहतर बनाया जा सके। तर्जुमान ने बताया कि मुजव्विज़ा कमेटी दिफाई ताउन से मुताल्लिक एक नामे पर दस्तखत करने के अलावा हर सतही चाहे सियासी हो या सरकारी या फिर खिदमात समेत कई शोबों में ताउन के लिए मंसूबा तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट INN लाइव। मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना वाक़े के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अब ख़त्म होती नजर आ रही है। वज़ीर कॉमर्स की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत में बेहतरी के लिए पहले ही इक़दामात किए हैं और अभी सिंध में पहल की बारी पाकिस्तान की है। वज़ीर कॉमर्स ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होते हैं तो अमन में यकीन रखने वाले ममालिक को ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के तीसरे मरहले में राय दही का फ़ीसद 56 रिकॉर्ड किया गया है। 1,75,00,000 राय दहिंदों ने 56 नशस्तों पर मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महफूज कर दिया है। जिन अजला में इंतखाबात होना है इनमें दिल्ली, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, सोनभद्रा, वाराणसी, जौनपुर शामिल हैं। इस मरहले में कुल 1018 उम्मीदवार मैदान में हैं। 77 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। इस मरहले में ऐसे 22 असेंबली इलेक्शन इलाके हैं जहां खवातीन उम्मीदवारों की तादाद एक से ज़्यादा है। इस मरहले के 18,374 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। तीसरे मरहले में ओबरा असेंबली इलेक्शन इलाके से सबसे ज़्यादा 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवार वाले असेंबली इलाकों में जगदीशपुर 11, मंजपुर में 11, दूधी में 11 शामिल हैं। तीसरे मरहले में बहुजन समाज पार्टी के 56, भारतीय जनता पार्टी के 55, कांग्रेस के 52, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 30, समाजवादी पार्टी के 56, राष्ट्रीय लोकदल के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 754 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाज़ेह है कि अब तक 2 मराहल की 114 असेंबली सीटों पर इंतखाबात हो चुके हैं। पहले दौर के इंतखाबात 8 फरवरी को हुए थे, जिसमें 55 असेंबली सीटों के लिए 62% वोट पड़े। दूसरे मरहले के इंतखाबात 11 फरवरी को हुए, जिसमें 59 सीटों के लिए 59% वोट डाले गए। प्रदेश में 7 दौर में इंतखाबात होने हैं। आखिरी मरहले के वोट 3 मार्च को होंगे और वोटों की गिनती 6 मार्च को होगी। इस दरमियान शाम में जारी तशद्दुद और अरब दुनिया के कुछ दीगर मुल्कों में होने वाले मुजाहरों पर हिंदुस्तान ने आज कहा है कि इस तरह की बदअमनी से निमटने के लिए कोई एक हल सबके लिए मुनासिब नहीं हो सकता। वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी संजय सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान अरब दुनिया से ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखता है और वह इस खित्ते के वाक़यात पर क़रीबी निगाह रखे हुए है।
انہوں نے کہا کہ غیر ملکی دباؤ سے تنازعات کا حل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی مداخلت دور رس نتائج کے لحاظ سے درست نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے قومی جنرل سیکریٹری دگ وجے سنگھ نے پھر ایک مرتبہ زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آر ایس ایس اور اس کی ذیلی تنظیموں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ دگ وجے سنگھ نے کہا کہ آر ایس ایس کی 150 ذیلی تنظیموں پر پابندی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردانہ واقعات کے سلسلے میں آر ایس ایس کے کسی کارکن کی گرفتاری سب سے پہلے 2002 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی جانچ میں آر ایس ایس کے کردار پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری نے سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ معاملے میں حالیہ دنوں ایک اور ہندو دہشت گرد کی گرفتاری کو یو پی الیکشن سے جوڑنے کے لیے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار شخص کوئی مسلمان رہا ہوتا تو آر ایس ایس کا رویہ کچھ اور ہی ہوتا۔ گجرات ہائی کورٹ نے مودی حکومت کو ایک اور جھٹکا دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے سابقہ فیصلے کی حکم عدولی پر مودی حکومت کو توہین عدالت کی نوٹس جاری کی ہے۔ گجرات فسادات کے دوران اقلیتوں کی تباہ کی گئی دکانوں کے مالکین کو معاوضہ دینے کے لیے عدالت نے مودی حکومت کو حکم دیا تھا۔ مودی حکومت نے عدالت کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا، جس کی بنا پر گجرات ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ دوسری جانب گجرات فسادات کی تحقیقات سے جڑے معاملے میں احمد آباد کی ایک مقامی عدالت نے ایس آئی ٹی کی رپورٹ کی کاپی مہیا کرنے ذکیہ جعفری کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ذکیہ جعفری کے علاوہ سماجی کارکن تیستا سیتلواد کو بھی رپورٹ کی نقل دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایس آئی ٹی رپورٹ کی کاپی دیے جانے والا تمام درخواستوں پر تبھی غور کیا جائے گا جب ایس آئی ٹی اپنی مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ گجرات فسادات کی تحقیقات کر رہی ایس آئی ٹی نے پچھلے ہفتے ہی مہر بند لفافے میں عدالت کو اپنی رپورٹ سونپی ہے۔ مغربی ممالک کی معاشی پابندیوں اور دھمکیوں کو درکنار کرتے ہوئے ایران نے بالآخر ایک اور جوہری ری ایکٹر میں نئے سینٹریفیوجز کو فعال کر کے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر مشتمل ایک خصوصی رپورٹ۔ اسرائیل کی دھمکیوں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کے الزام کا سامنا کر رہے ایران نے دنیا کے سامنے اپنی جوہری طاقت کی نمائش کی۔ ایران نے نتانز میں واقع ایک جوہری تنصیب میں نئے سینٹری فیوجز کو فعال کر دیا ہے۔ اس سے یورینیم کو افزودہ کرنے کی سرگرمیوں کو پیش رفت حاصل ہو سکے گی۔ ایرانی صدر محمد احمدی نژاد نے ایرانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے نئے سینٹری فیوجز کو فعال کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نتانز میں پہلے قریباً 6000 سینٹری فیوجز کام کر رہے تھے، اب ان میں مزید 3000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ان کی تعداد 9000 ہو گئی ہے۔ ایران کے جوہری توانائی ادارے کے سربراہ فریدون عباسی دیوانی نے بھی اس سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ آج ہم نے سینٹری فیوجز کی نئی آبشار کو فعال کر دیا ہے۔ اس سے ایران کی یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت 3 گنا بڑھ جائے گی۔ واضح ہے کہ ایرانی صدر احمدی نژاد نے انقلاب کی 33ویں سالگرہ کے موقع پر جلد ہی نئے اور اہم جوہری منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور نتانز میں نئے سینٹری فیوجز کو فعال کیا جانا ان کے اس اعلان ہی کی ایک کڑی ہے۔ ایران کی جانب سے یورینیم کو افزودہ کرنے کا عمل تیز کرنے کی اطلاع روس کے اس بیان کے بعد سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام کے بارے میں خدشات کے اظہار کے باوجود بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ ایران کا جوہری پروگرام فوجی نوعیت کا ہے۔ بیورو رپورٹ INN لائف۔ محمود احمدی نژاد نے ایرانی قوم سے خطاب کے دوران نہ صرف ایٹمی شعبے میں مزید پیش رفت کا اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے یورپی یونین کے 6 رکن ممالک کو تیل کی سپلائی روک دینے کا بھی فیصلہ لیا ہے۔ جوہری تنازع کو لے کر ایران پر مغربی ممالک نے اضافی معاشی و اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں تو ایران نے جواب میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ ایران نے بھی یورپی یونین کے 6 رکن ممالک کو تیل کی سپلائی روک دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے 6 رکن ممالک میں نیدرلینڈز، اسپین، اٹلی، فرانس، یونان اور پرتگال شامل ہیں۔ یورپی یونین ایران کی تیل کی کل برآمدات کا 20% خریدتا ہے۔ ایرانی تیل کے بڑے خریدار ایشیا میں ہیں، جن میں ہندوستان، جاپان، جنوبی کوریا اور چین شامل ہیں۔ امریکہ ان ممالک کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پابندیاں نافذ کرنے میں امریکہ کا ساتھ دیں۔
अब तक जापान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका की आवाज में आवाज मिलाई है। हिंदुस्तान ने वाजे कर दिया है कि इसका अभी तेल खरीदने में तखफीफ करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के दौरे के दौरान वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो ईरान से तेल दरामद करने में कमी करने के लिए कोई बड़ा फैसला करे। ईरान के तेल के बड़े खरीदारों में से एक चीन भी है और ये मुश्किल नजर आता है कि चीन अपने मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई तलब के पेश नजर तेल की दरामद पर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN लाइव। इस दरमियान अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक से मदद की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि हमने दुनिया भर में अपने हामी ममालिक से ईरान पर दबाव बनाने के लिए मदद तलब की है। अमेरिका ने अपने हामी ममालिक से कहा कि वह ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर देने के लिए दबाव डाले। मुसलमानों के क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए इसराइल की जानिब से खुदाइयों के दौरान कीमियाई मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ये संगीन नुयत का इंकशाफ जमात इस्लामी तहरीक के नायब अमीर शेख कमाल अल खतीब ने किया है। उन्होंने बताया कि इसराइल बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा की बुनियादों में सुरंगों का एक नया जाल बिछा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि ज़ेर ज़मीन सुरंगों की खुदाई के दौरान रास्ते में आने वाली चट्टानों को हटाने और इन्हें तबाह करने के लिए कीमियाई मादा इस्तेमाल किया गया, जिससे मस्जिद अक़सा की बुनियादों को शदीद नुकसान पहुंचा है। फ़लस्तीनी अवाम पर सह्यूनी मुल्क की जुल्म ज़्यादती का सिलसिला जारी है। इसराइल ने एक जानिब गज़ा का मुहासरा करके फ़लस्तीनी शहरियों की ज़िंदगी करबनाक बना दी है, तो दूसरी जानिब अब फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ भी आयद की जा रही है। इसराइल ने अब मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के शहर नाबलस में अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में इसराइली फौज ने एक जामे मस्जिद का स्पीकर उतार दिया और अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है। मगरबी किनारे के शहर नाबलस बोरेन टाउन की ये जामे मस्जिद एक यहूदी कॉलोनी के करीब वाक़ है। इंतहा पसंद यहूदियों ने सह्यूनी अदालत आलिया में दरख्वास्त दी थी, जिसमें मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान को अपने आराम में खलल करार दिया था। इसराइली अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला देते हुए मुकामी फ़लस्तीनी आबादी के लिए मस्जिद में अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है। बोरेन टाउन के मुकामी शहरियों का कहना है कि इसराइली फौज ने मस्जिद के मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर और मस्जिद की बैरूनी लाइट्स भी उतार ली हैं। ख्याल रहे कि इसराइली अदालत ने गुज़िश्ता बरस जामे मस्जिद बोरेन की तामीर व मरम्मत पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये पाबंदी इसराइल की एक इंतहा पसंद तंजीम रग़फीम की अपील पर आयद की गई थी। ताहम मुकामी फ़लस्तीनी आबादी ने मस्जिद अपनी मदद आप के तहत तामीर कर ली थी और इसराइली अदालत के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया था। इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद की तामीर के बाद अब इसमें मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकने की साजिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इसे इस्लाम और आसमानी तालीमात पर बराह रास्त हमला करार दिया है। ये बात भी बेहद अहम है कि फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे और दीगर शहरों में यहूदियों के हाथों मस्जिद और मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात गैर महफूज हो गए हैं। गुज़िश्ता बरस मगरबी किनारे और दीगर इलाकों में कम से कम निस्फ दर्जन मसाजिद को आग लगाकर शहीद कर दिया गया था। ऐसे मालूम होता है कि इंतहा पसंद यहूदी और इसराइली रियासत के तमाम इदारे मिलकर मुसलमानों की मसाजिद पर हमलों में मुलविस हैं। इसराइली अदालतें दहशतगर्द यहूदियों को मुसलमानों के मजहबी मुकामात पर हमले की न सिर्फ तरगीब देते हैं बल्कि इन्हें ऐसा करने के लिए सहूलियात भी फराहम करती हैं। फ़लस्तीन में मुसलमानों की तीसरी बड़ी मस्जिद और क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा भी इन दिनों गुस्ताख यहूदियों के हमलों की जद में है। इस्लाम मुखालिफ दुश्मनों के बुलंद शरपसंद हौसलों पर आलम इस्लाम की खामोशी भी माने ख़ैज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद देखेंगे आलमी खबरें।